The strong person is not the one who can wrestle someone else down. The strong person is one who can control himself when he is angry. तो हेलो दोस्तों, आज है 16 जून और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू। तो आज हमारे पास दो आर्टिकल से डिस्कस करने के लिए तीन आर्टिकल से डिस्कस करने के लिए। तो आज का कोट्स है कि मजबूत इंसान वो नहीं है जो मैदान में अखाड़े में पहलवानी करता है, लोगों को पछाड़ता है। असल पहलवान तो वो है जो अपने आप पर कंट्रोल कर पाता है। तो इसमें मैसेज क्या है? बिल्कुल सिंपल और बड़ा मैसेज है आपके लिए कि इंसान अपने डोले से, अपने मजबूत शरीर से, अपने बॉडी से और अपने जो मैदान में लोगों को पछाड़ते हैं, ये सब चीज़ों से इंसान ताकतवर नहीं बनता। बिल्कुल वो ताकत है, नो डाउट, लेकिन असल ताकत वो रियलिटी वाली ताकत नहीं होगी अगर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता, अगर वो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता, अपने नफ्सों का गुलाम नहीं बनता, तो वो इंसान असल में ताकतवर माना जाएगा जो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। और कंट्रोल करने का मतलब है कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि इंसान कंट्रोल, जब खुद पर इंसान का कंट्रोल ख़त्म होता है तो फिर इंसान की बर्बादी वहाँ से शुरू होती है। बड़ा अफसोस की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत एक कामयाब एक्टर जो काफ़ी कम वक्त में अपने ज़िंदगी को काफ़ी ऊंचे मुकाम पर लेके गए, लेकिन 34 साल की उम्र में ऐसी क्या उनकी मजबूरी हो गई, क्या उनके ज़िंदगी में बात हो गई कि उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चीज़ होता क्यों है? देखिए, डिप्रेशन एक चीज़ है। आप कई तरह का डिप्रेशन इंसान शिकार होता है, लेकिन वो कई बार ऐसा डिप्रेशन होता है कि वो चीज़ें किसी को शेयर भी नहीं कर पाता। शायद वो इतना पर्सनल इशू होता है कि उस चीज़ को लगता है कि अगर मैं किसी को शेयर करूं तो ये मेरे लिए उपहास होगा, कोई व्यक्ति इसको, मेरे फीलिंग को नहीं समझेगा। तो ऐसा होता है। लेकिन आप सोचें कि अगर एक व्यक्ति को, ठीक है, समस्याएं होती है, हर एक इंसान के साथ उतार चढ़ाव, खुशी और गम आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसका ये मतलब तो कदापि नहीं है कि वो व्यक्ति अपने आप को ही ख़त्म कर ले, अपने आप को सुसाइड कर ले। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, अपने ऊपर काबू नहीं होता। मजबूत इंसान नहीं कह सकते। आप ऐसे कैसे मजबूत हो सकते हैं? अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करने की आपके साथ कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको एक फाइटर होना चाहिए, एक ऐसा फाइटर कि आप तमाम चुनौतियों को, तमाम समस्याओं को आप कहे आ जाओ, मैं आपके साथ लड़ना भी जानता हूँ और जीतना भी जानता हूँ, हर सिचुएशन को, हर हालात को जीना जानता हूँ। तो इंसान को तो इस तरीके से अपने आप को बनाना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी, हर एक दिन आप ये सोच करके कभी ना सोए कि कल आने वाला दिन आपका होगा, बल्कि आप ये सोच करके सोए कि कल आने वाला दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और आपको उस चुनौती से लड़ करके बाहर निकलना है। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक पल आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए कि इस पल को आपको कैसे जीना है। और अगर आप इस पल में अगर आप बुज़दिली दिखा देंगे, अगर आप हार जाएंगे, अगर आप ज़िंदगी से जो है सौदा कर लेंगे, इस तरह का सौदा कर लेंगे कि आप कहेंगे कि ज़िंदगी हम तुम्हें अलविदा करना चाहते हैं, तो आप बताएं ऐसे इंसान को फिर क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? वो इंसान कैसे मिसाल बन सकता है? वो इंसान कैसे आइडियल बन सकता है? सारे लोगों को दुखी होता है, दिल में तड़प होती है कि जब कोई इस तरीके का इंसान, जब कोई सुसाइड कर लेता है तो काफ़ी लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक बहुत यूथ को बहुत ही गलत मैसेज जाता है और लोग जो है बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं कि जब इतना कामयाब इंसान ऐसे मुकाम पर आकर के वो सुसाइड कर सकता है, तो फिर आम लोग जो दिन रात स्ट्रगल करते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी का क्या? तो ठीक है, आज मैं कुछ थोड़ा डीपली चला गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात लग रहा था तो लगा कि मैं आपको शेयर करूं। तो आज ये तीन टॉपिक हमारे पास है। ये GS 2 में कवर होगा। तो ये आर्टिकल ये क्या है? देखिए, इंडिया अब चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ चल रहा है। तो इसमें कहाँ पर डिस्प्यूट है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो देखिए इशू क्या है कि यहाँ पर सबसे दो जो हमारे जो फॉरेन एडवाइज़र है, नेशनल फॉरेन एडवाइज़र, तो उनके विचार को यहाँ पर जो है रखा गया है कि वो चाइना के साथ जो अभी जो स्थिति बनी है उसको किस तरीके से वो लेते हैं। एम के नारायण का कहना है कि अभी हाल ही भारत कई मामलों में अमेरिका के साथ जो है टाइज जो है भारत का बड़ा है, चाहे वो G11 के आमंत्रण करने की बात हो, जैसा कि G11 में भारत को इनवाइट किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, या फिर क्वाड ग्रुप की बात हो जिसमें कि 4 देश है, ठीक है, उसमें जो है चाइना को टैकल करने के लिए, यानी कि उसमें US भी है, या फिर जितने भी इनिशिएटिव अभी जो भी हाल ही में जो घटना हुआ है, ये सारी घटना से देखा जा रहा है कि भारत का रिश्ता अमेरिका के साथ जो है टाइज जो है काफ़ी मजबूत हुआ है और काफ़ी करीब गया है, भारत अमेरिका के करीब गया है। और इस में क्या हुआ कि एम के नारायण साहब का कहना है कि इस करीब जाने की वजह से चाइना भारत को यह एहसास दिलाना चाहता है कि आपका पड़ोसी चाइना है और एक जाइंट कंट्री है, और चाइना के साथ रिश्ते ख़राब करना, अमेरिका के करीब जाना, ये आपके हित में नहीं है। आपके हित भारत चाइना के साथ रिश्ते सुधारना है। जैसे कि देखिए कई मामलों में, जैसे BRI प्रोजेक्ट है, ठीक है, BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें जितने भी एशिया के सबसे बड़े जो देश है सारे देश इसमें शामिल है सिवाय इंडिया के। इंडिया इसका पार्टिसिपेशन नहीं करता, इसमें शामिल नहीं है। CPEC जो कि BRI प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इसमें एक पार्ट है, यानी कि कह ले कि हर तरीके से चाइना से जो है भारत के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं। भारत चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज जो जिस तरीके से बाकी देशों के साथ जो गंभीर होता है, बाकी देशों के साथ जो हमारे टाइज होते हैं वो अच्छे होते चले जा रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ जिस तरीके से होना चाहिए था वो, जबकि चाइना जो है ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो अब एक बहुत बड़ा पावर है और भारत को चाइना के साथ जो है रिश्ते सही करने चाहिए। भारत को चाइना के साथ ज़्यादा रिश्ते अपने करीबी आना चाहिए था। तो एम के नारायण साहब का कहना है कि देखिए इसके लिए क्या कर सकते थे, भारत को ये था कि ना आप अमेरिका के करीब जाते और ना आप चाइना के करीब जाते, ठीक है। आपको नेम का पॉलिसी अपनाना चाहिए था, जैसा कि आप नॉन एलाय मूवमेंट जैसा कि चलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो वो नेम का ये जो अवधारणा था, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था कि किसी भी बड़े पावर के साथ जो है भारत अपने हितों को समझौता नहीं कर सकता। भारत के अपने हित है और किसी बड़े पावर के पाले में भारत नहीं जाना चाहता। तो नेम की पॉलिसी अपनानी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि ये मैसेज देना चाहिए था दुनिया को कि ना भारत अमेरिका के साथ पूरी तरीके से टाइज है, और चाइना के साथ भी जो है उतना कह ले कि पड़ोसी होने के नाते जो हमारा रिश्ता चाइना के साथ होना चाहिए था वो रिश्ता हमारा चाइना के साथ है। ये नेम की पॉलिसी जो है अपनाने की बात एम के नारायण साहब का कहना था। और देखिए दूसरा ये है कि CJ राजा मोहन, ये भी हमारे फॉरेन एडवाइज़र रह चुके हैं। तो CJ राजा मोहन का कहना था कि चाइना के साथ देखिए रिश्ते तो अभी ख़राब हुए हैं, और इसका वजह क्या है? इसका वजह तो बिल्कुल नो डाउट, जैसे कोरोना को लेकर एंटी चाइना सेंटिमेंट जो दुनिया में पैदा हुआ है, ख़ासतौर से कुछ चाइना में ही, उस सेंटिमेंट को जो है डाउन करने के लिए चाइना ऐसे इशूज़, नेशनल इशूज़ खड़े कर रहा है ताकि ये सब बातें जो है डाइवर्ट हो जाए। जो उनका एंटी चाइना सेंटिमेंट जो पैदा हो रहा है, ये चीज़ें जो है उससे भटकाने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। अब दूसरी बात ये है कि चाइना एक चीज़ को लेकर देखिए भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। 1962 में जब चाइना ने भारत के ऊपर वार किया था तो सिचुएशन क्या था? सिचुएशन कुछ इस तरीके से था कि चाइना उस वक्त में जो चाइना के जो रूलर थे माओ का ये पॉलिसी था कि उस वक्त में जो गैप था, मतलब उस वक्त में जो सिचुएशन इस तरीके से थी कि चाइना लोगों के ध्यान भटकाने के लिए तिब्बत का बहाना करके, तिब्बत की ऑटोनॉमी का बहाना करके जो है 1962 में उन्हें जो है भारत पर जो है अटैक किया, ठीक है। लेकिन मकसद केवल तिब्बत नहीं था, मकसद कुछ और ही था, ठीक है। तो ये बात इनका कहना है कि 1962 में जो सिचुएशन, जो चाइना ने जो भारत के ऊपर हमला किया था, जो स्थिति उस वक्त बनी थी और अभी जो स्थिति बन रही है बिल्कुल सेम है। बहुत मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि चाइना जो है भारत के ऊपर किसी न किसी बहाने से जो है कुछ हमला अटैक कर सकता है, ऐसा सी राजा मोहन का कहना है।
और दूसरी बात यह है कि चाइना के साथ देखिए कि क्या है कि अक्साई चीन के ऊपर जो है चाइना का कब्जा है, ठीक है। भारत कहता है कि अक्साई चीन हमारा है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो पोक वाला एरिया जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके ऊपर भारत जो है ये भारत का टेरिटरी है। तो भारत ये दोनों की बात करता है कि हमें पोक भी चाहिए, अक्साई चीन भी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान जो के पास जो कश्मीर का जो हिस्सा है वो उसको लेकर अक्साई चीन के बारे में वो कोई बात नहीं करते, ठीक है। अक्साई चीन के बारे में कोई बात नहीं करते। तो ये बड़ा मतलब वो कश्मीर की तो बात करते हैं, लेकिन अक्साई चीन जो कि चाइना के कब्जे में है, पाकिस्तान इसका जिक्र तक भी नहीं करता, समझ रहे बात। तो देखिए ये एक चीज़ बताया जा रहा है कि चाइना जो है यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड करता है, पाकिस्तान जो है डबल स्टैंडर्ड करता है। एक तरफ जो है आप भारत के साथ जो है कश्मीर को लेकर कई सारी लड़ाइयाँ रिश्ते हमारे ख़राब रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर का पार्ट जो अक्साई चीन पर जो है चाइना कब्जे किए हुए है उसके ऊपर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन भारत का डिमांड दोनों का है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी और अक्साई चीन का भी, जो कि भारत की टेरिटरी है, ठीक है। तो ये सीजे राजा मोहन का कहना है कि अब हालात इस तरीके से है कि चाइना के साथ जो है जो कहा जा रहा है कि ऐसी चाइना आगे एक्सरेट करना चाहेगा, टेंशन बढ़ाना चाहेगा, और ऐसे हालात में भारत को भी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी, लड़ाई की तैयारी नहीं, वो नेगोशिएशन, वो डिप्लोमेटिक टॉक तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी सिचुएशन जो 1962 वाली जो सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन से निपटने के लिए चाइना के साथ जो है भारत को तैयार रहना चाहिए। और किसी भी सिचुएशन में जो है जो कि जैसे कि चाइना अभी देखिए, चाइना ये एग्जरेट करना चाहता है, चाइना ये बताना चाहता है कि अब चाइना देखिए चाइना की जो पॉलिसी जो 90 के बाद जो चाइना जो तेज़ी से जो ग्रोथ बढ़ाना शुरू किया, अब चाइना देखिए ये प्रूफ कराना चाहता है, जो भारत जो इग्नोर करता है उस चीज़ को वो प्रूफ कराना चाहता है कि अब चाइना यहाँ पर सबसे बड़ा पावर है, वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा पावर तो है ही। वो इस चीज़ को जो है एक्नॉलेज कराना चाहता है भारत को, और इसके लिए वो जो है पावर को जो है मनमानी तरीके से जो है उस चीज़ को वो है सोर्स कर रहा है, एक्सरेट कर रहा है, ठीक है। तो सीजी राजा मोहन का ये बात कहना है कि चाइना जो है भारत के ऊपर और ज़्यादा सिंसियर हो सकता है, और ये चीज़ें जो है बहुत ही अलर्ट रहने की बात है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। तो ये था हमारा GS पेपर 2 में ये पेपर कवर होगा, और ये थे GS2, ठीक है, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया। तो इसमें ये टॉपिक है कि देखिए एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि तकरीबन 1 लाख लोग जो है 60 देशों से तकरीबन हमारे देश में आ चुके हैं। जो हमारे जो देश के लोग जो दूसरे देश में काम करते हैं, 60 देशों से तकरीबन 1 लाख लोग लाया गया है, 1 लाख लोग आए। तो देखिए जो, और इसमें भी देखिए तकरीबन 60% जो है ये वेस्ट एशिया से है। 1 लाख लोगों में 60% जो लोग हमारे प्रवासी जो लाए गए हैं, ये 60% वेस्ट एशिया से है, ठीक है, वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट कंट्री से। तो अब देखिए कि मिडिल ईस्ट कंट्री से जो है हमारे रेमिटेंस देखा जाए तो तकरीबन 90 लाख लोग जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में हमारे यहाँ से जो है जॉब करने के लिए जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, और हमारे को 80 बिलियन रेमिटेंस मिलता है, $80 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त होता है। तो कहा जा रहा है इस आर्टिकल में मेन बात यह है कि देखिए कोविड-19 के वजह से मिडिल ईस्ट कंट्री की भी हालत बिल्कुल जो है 1991 के गल्फ वार की तरह हो चुका है। मिडिल ईस्ट कंट्री की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से तेल के ऊपर निर्भर करती है। अगर $1 भी अगर तेल का दाम कम होता है तो भारत जो है 1.35 बिलियन डॉलर बचा पाता है। $1 भी अगर कम होता है तो उस हिसाब से अगर हमको तेल के दाम घटने पर अगर हमको फ़ायदा होता है तो मिडिल ईस्ट कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जब ये नुकसान होता है तो जो कि ये नुकसान होता है तो इनडायरेक्टली हमें भी नुकसान होता है। जैसे इनडायरेक्टली कैसे होता है कि 90 लाख से ज़्यादा जो है प्रवासी हमारे देश से लोग वहाँ रहते हैं, और तकरीबन $80 बिलियन की जो है रेमिटेंस हमें हर साल वहाँ से प्राप्त होता है। और मिडिल ईस्ट कंट्री की जो है इकोनॉमी है वो तेल के ऊपर निर्भर करती है। अब तेल का दाम कम होता है तो फिर वहाँ जो हमारे लोगों को जो जॉब मिलता है वो जॉब फिर मिलना बंद हो जाता है, वो दिक्कतें वहाँ पर शुरू हो जाती है। एक तरफ से हमें फ़ायदा होता है, दूसरी तरफ से हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, इनडायरेक्टली हमें नुकसान होता है। तो देखिए अब जैसे कि बात कर लें कि UAE के साथ हमारा जो है ट्रेड तकरीबन US और चाइना के बाद देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है यूनाइटेड अरब इमिरेट।
तो अब देखिए कि आत्मविश्वास भारत बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में एफडीआई की अगर बात करें तो अगर गल्फ कंट्री से अगर एफडीआई हमारे पास आए तो इसके लिए हमें कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। वो अच्छे कदम क्या हो सकते हैं, वो देखिए क्या है कि जैसा कि रत्नागिरी का एक ऑयल प्रोजेक्ट जो था कि वो वहाँ पर एक ऑयल फैसिलिटीज़ बनाने वाले थे। अबू धाबी कंपनी, सऊदी अरब का भी अरामको कंपनी, ये दोनों मिल करके तकरीबन $50 बिलियन का इन्वेस्ट करके जो है एक ऑयल फैसिलेट रिफाइनरी बनाने वाले थे, जिसके वजह से देखिए कि अब क्या उसमें रोड़ा क्या हुआ कि वहाँ पर जो अभी तक जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, अभी तक लैंड एक्विजिशन का मामला जो सॉल्व नहीं हो पाया है। तो कहा जाता है कि देखिए भारत में एफडीआई तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब भारत का ग्राउंड तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि भारत में जो 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 लॉ है कुछ इस तरीके से जो हो जाता है कि बहुत सारी कंपनियां जो है फंस के रह जाती है। और इसका इतिहास देखिए कि वेस्ट जो मिडिल ईस्ट की जो कंपनियां हैं, कई सारे जो एफडीआई जो वहाँ हमारे देश में जो इन्वेस्ट की है, चाहे वो बात कर ले इमरात, चाहे वो इतिहाद, चाहे वो एटिसलाट, तो इन लोगों का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है। मतलब इन लोगों का तजुर्बा ये अच्छा नहीं रहा है कि भारत में जो इन्होंने जो यहाँ पर जो पैसा जो लगाया है, उनका काम का जो तजुर्बा रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, भारत को सही करने की ज़रूरत है। हमारे टाइज अगर अच्छा बढ़ाना चाहते हैं इन लोग देशों के साथ, एफडीआई हमारा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे टाइज बढ़ाने के लिए हमें ये रूल को चेंज करना पड़ेगा, हमारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा ईजी करना पड़ेगा, काम करना यहाँ पर ईजी बनाना पड़ेगा, एफडीआई इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ होना चाहिए। और तीसरा टॉपिक हमारा GS3 बैंक के ऊपर प्राइवेटाइजेशन की बात है कि हमारी सरकार चाहती है कि जो है काफ़ी सारे बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहती है। तो प्राइवेटाइज करने का मकसद क्या है, बैंकों की हालत ख़राब है, जैसा कि आप जानते हैं 13 लाख करोड़ से ज़्यादा एनपीए है बैंकों के ऊपर। तो अब प्राइवेटाइजेशन करने की बात है कि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो है बैंकों का जो समस्या भी जो चल रहा है, ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन ही बैंकों के सारे समस्याओं का समाधान है? तो देखिए ये अगर हम कहेंगे तो कहेंगे नो, सारे समस्याओं का समाधान प्राइवेटाइजेशन नहीं है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो यस बैंक बिल्कुल प्राइवेट बैंक था, लेकिन यस बैंक फिर भी फ्लॉप हुआ। सरकार को यहाँ पर जो है एसबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा, उनको मदद करना पड़ा यस बैंक को बचाने के लिए। तो यस बैंक जो डिफ़ॉल्ट हुआ, ये प्राइवेट बैंक था लेकिन फिर भी डिफ़ॉल्ट हुआ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करना बैंकों का ये सॉल्यूशन नहीं है। अब सरकार चाहती है कि सारे बैंकों को जो है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक रखा जाए और बाकी सारे बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए। ये सरकार चाहती है, बैंकों को घाटे से बचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। जैसा कि हमने देखा प्राइवेटाइजेशन भी समस्या का समाधान नहीं है। तो ओवरऑल करना क्या चाहिए? तो करने की बात यह है कि जैसे कि आप देखिए यस बैंक के ऑनर तो कौन थे? यस बैंक के जो ऑनर थे, तो यस बैंक के ऑनर ने क्या किया, उन्होंने ही सबसे बड़ा जो है उनका शेयर जो कुछ भी था यस बैंक में, उन्होंने जो कुछ भी किया वो देखिए होता क्या कि जो ओनर होता है ना, जो स्टार्टर होता है, जो स्टार्ट करने वाले लोग होते हैं किसी चीज़ को, जो किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो रूल वो बनाते हैं वो रूल जो है वो खुद तोड़ना शुरू कर देते हैं। जो रेगुलेशन होता है वो मनमानी करना शुरू कर देते हैं। और इसके वजह से जो कंपनी का जो सिस्टम जो बेहतरीन तरीके से चलना चाहिए वो चल नहीं पाता है। गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार देखिए लोन किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को देने के लिए, किसी कंपनी को, बड़ी कंपनी को लोन देने के लिए करते क्या, कोई सरकारी व्यक्ति फ़ोन करता है कि आप उसको लोन दे लें, फिर इस तरीके से लोन दे दिया जाता है। तो सरकार का जो इंटरफेयर जो बैंकों के ऊपर होता है, इस वजह से जो है बैड लोन में जो है कई सारे जो है लोन जो है तब्दील हो जाता है। तो ये चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। देखिए जैसा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो भी है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ये चीज़ को तय करे कि बैंक के जो फंक्शंस है वो बिल्कुल जो है अपने तरीके से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे से काम करे। तो ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। और जो हमारा जो बैड लोन जो है, वो बैड लोन को देखिए बैंकरप्सी हमारा कोड है, ठीक है, बैंकरप्सी प्रोसेसिंग है, ठीक है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जो भी बैड लोन जो हो जाता है उसको अच्छे तरीके से डिटेक्ट किया जाए, और उसको डिटेक्ट करने के बाद जो है उसको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लाया जाए, और उनके एसेट को बेच करके लोन जो लोन्स वगैरह जो ड्यूज़ है जो उसको जो है ठीक किया जाए। और फिर देखिए ये
चीज़ है कि प्रॉम्प्टर के पास जो सिग्निफिकेंट रहता है, जैसे कि हमने शुरू में बात किया कि यस बैंक के जो प्रमोटर जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बैंक के साथ जो है जो रूल को तोड़ा, और जैसे कि आप देखिए एक्सिस बैंक की जो चेयरमैन थी, क्या नाम था उनका, चंदा कोचर ने किस तरीके से जो है वीडियोकॉन कंपनी को लोन देकर के बैड लोन में वो तब्दील किया, और उस कंपनी में उनके हस्बैंड का जो है पार्टनरशिप था। तो ऐसे में ये जो प्रैक्टिस जो देखने को मिलता है, इस प्रैक्टिस को जो है बिल्कुल रोकना चाहिए। बैंक बेड ब्यूरो को अच्छे तरीके से फंक्शन करना चाहिए, और जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरल जो इसके अंदर जो खामियां हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। तो बैंक को प्राइवेटाइज करना ये समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत शॉर्टली मैंने ये आर्टिकल को डिस्कस किया, हालांकि ये आर्टिकल बहुत बड़ा था। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।